से भी आ गए। चलिए बधाई हो, स्वागत हो। जी भैया जरूर इसी को साथ रखें। पटना में तो और लगेंगे सबकी लगन वाला बनूंगी है। सुनो एक तो सुनो तो भी लगना चाहिए। मैं तो साथे लिए अमित साथ में जाएगा। अमित साथ में किशनगंज की बात करने के लिए आए, सीमांचल की बात करने के लिए आए, तो शुरुआत यही क्या निर्भरता से होगी? निश्चित रूप से आज जिस धरती और जिस मिट्टी पर बैठे हैं उस मिट्टी की ही बात हो रही है और उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आपका विजन, जब आपको इस जिम्मेदारी मिली, आप विधायक पहले भी लगातार रहे हैं, उस रूप में आपने कार्य भी किया, लेकिन जब एक उप मुख्यमंत्री जैसा महत्वपूर्ण ओहदा आपको मिला, आपके अधीनस्थ कई सारे मंत्रालय हैं, तो एक बिहार की पिक्चर आई होगी आपके दिमाग में और जहन में, और जाहिर तौर पर सीमांचल इस क्षेत्र से आप ताल्लुक रखते हैं, वहां के लिए खाता आपके मन में आया होगा। मैं जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा, क्या सोच है आपकी और किस रूप में बदलाव देखने को मिलेगा यहाँ के लोगों को? देखिए, जब 2005 में मुझे विधायक बनने का अवसर मिला और मैंने उसी समय से कटिहार, सीमांचल एवं बिहार के लिए विकास का सपना देखना प्रारंभ कर दिया। लेकिन इस बार राष्ट्रीय नेतृत्व ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे उप मुख्यमंत्री के रूप में या वित्त मंत्री के रूप में सेवा का मौका देकर एक कैनवास दिया और उस कैनवास पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब अलग अलग ढंग से रंग भरने का काम कर रहे हैं। अभी मुकेश सहनी जी ने भी जो इनके मन में कुछ सपने सहेजे हैं, मुंबई से यात्रा करके जो बिहार आए हैं, तो उन्होंने एक सपना देखा। पहले इन्होंने अपने जीवन का सपना देखा, अपने सुदूर गांव से मुंबई की ओर चल गए और फिर इन्होंने मुंबई से बिहार की जो यात्रा की, वह यात्रा कोई काउंटडाउन नहीं था। इन्होंने जो कुछ भी पाया उसको बिहार की धरती पर कैसे वो दिखे, जो इनका सपना था कैसे दिखे, उस ओर ये बढ़ चले। इस तरह से हमारा पूरा मंत्रिमंडल अपने अपने ढंग से उन रंगों को भर रहा है, ये मैं कह सकता हूं। यहाँ बहुत संभावनाएं हैं और यहाँ पर लोगों की विजन में मेरे को कोई कभी नजर नहीं आई। आपने कई सेशंस के आप यहाँ अपने आंखों से देखा और सुना भी। इससे पहले भी कई सेशन हमारे साथ हुए और चाय उद्योग की बहुत ज्यादा संभावनाएं यहाँ पर, साथ ही साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी यहाँ पर लोग तमाम तरीके से काम कर रहे हैं और इसके अलावा भी कई सारी संभावनाएं यहाँ पर धरती पर देखने को मिल सकती हैं या आगे अवसर मिले तो और कारगर उपाय हासिल किए जा सकते हैं। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि चाय के क्षेत्र या बाकी और किस क्षेत्र में यहाँ पर आप सरकार के जरिए काम उपलब्ध कराने जा रहे हैं? मैं देखिए, किशनगंज में जो संभावनाएं हैं वो सारी संभावनाएं तो शुरू हुई है 2005 से। ये 1990 में किशनगंज जिला बना और उसमें मैं आज डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने एक मंच दिया जहां हम
कोसी और सीमांचल की, कनकई और महानंदा की बात कर सकें। और मैंने तो इनके संघर्ष को देखा है कि जब 1990 में किनकी सरकार थी आपको पता है, लेकिन कितना संघर्ष करना पड़ा। और मुझे लगता है कि न्यायालय के जितने स्वरूप हैं उन सारे स्वरूपों से इनका सामना करना। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि किशनगंज जैसे पिछड़े क्षेत्र में इन्होंने माता गुजरी मेडिकल कॉलेज की स्थापना में अपनी अहम भूमिका निभाई। और उसके बाद बिहार सरकार ने ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का प्रावधान किया बिहार में। इसके पहले ज्ञान के क्षेत्र में कितनी संभावनाएं थी, मैं बहुत इस भूमि में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने हमेशा सकारात्मक सपना देखा है अपने कटिहार के लिए, सीमांचल के लिए और बिहार के लिए। और इन्होंने माता गुजरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। चाहते तो डॉक्टर दिलीप जायसवाल डीम्ड यूनिवर्सिटी ये नाम रख सकते थे, लेकिन इन्होंने माता गुजरी जिनके बलिदान को, जिनके परिवार के बलिदान को भारत ही नहीं पूरा विश्व नमन करता है, और उन माता के नाम पर इन्होंने रखा जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर की वो एक वाहक रही है। और उसके बाद मैं इसके पूर्व में जितने भी अपने विद्वान वक्ताओं ने किशनगंज और सीमांचल पर अपनी बातें कही है, मैं सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। श्री दफ्तरी जी हैं और भी अपने हमारे त्रिलोचन जी हैं और सारे कई उद्योगपति जिनका मैं विस्तार से भी नाम लेना मेरे लिए संभव नहीं। सबों ने किशनगंज के विकास के लिए अपनी भूमिका अदा की है। और उसी क्रम में भी आपने जो टी गार्डन की चर्चा की, और स्वाभाविक है कि जलवायु के अनुसार हर जिले की अपनी एक संभावना होती है, एक विशेषता होती है। तो टी गार्डन की यहाँ अपार संभावनाएं हैं, जिस तरह मिथिलांचल में मखाना की संभावना है। और मेरा तो मानना है कि बिहार के जितने जिले हैं उसमें कोई न कोई एक कृषि उपज है जिसकी अपार संभावना है, और बिहार कृषि आधारित राज्य रहा है। तो उन जिलों में जो एक कृषि उपज, क्योंकि कहीं न कहीं पूरे बिहार को और पूरे भारत को भारत के थाली में एक व्यंजन के रूप में पहुंचता है, उसको अगर हम ठीक से विकसित करें, उसको उद्योग के स्वरूप में बिहार के विकास में उसको जोड़ने का काम करें, मुझे लगता है कि हम ज्यादा बेहतर कर पाए। और मैं तो आज आपके इस मंच के माध्यम से अपने बिहार के और सीमांचल के उद्यमियों को आमंत्रित करता हूं कि आप बिहार में निवेश करें, यहाँ उद्योग लगाएं। सरकार सभी प्रकार की सहूलियत आपको सिंगल विंडो के द्वारा देगी, क्योंकि जो विगत 15 वर्षों में आधारभूत संरचनाओं का जो अभाव था, जिसके कारण चाहकर भी आप बिहार में बहुत कुछ नहीं कर पाते, वो सारी संभावनाओं को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में वो सारी संभावनाएं एक स्वरूप ली है, एक आकार ली है। चाहे वो अच्छी सड़कें हो, विद्युत की आबाद आपूर्ति का हो, शैक्षणिक संस्थाओं को हम सबों ने प्रोत्साहित किया। इसीलिए किशनगंज जैसे क्षेत्र में विश्वविद्यालय नजर आ रहे हैं, कृषि महाविद्यालय आज यहाँ है, डॉक्टर कलाम पशु चिकित्सा महाविद्यालय है। इसके पहले तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पशु की बात तो छोड़ दीजिए, मनुष्य की चिकित्सा भी नहीं हो पाती थी 2005 के पहले। बिहार के अस्पतालों में उस बेड पर रोगी के बदले में कौन सोया करता था, ये मैं जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि हम सब एक नए संकल्प के साथ बिहार में और पूरी ताकत से आए, और इसलिए ताकत से आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने पूरी मजबूती से विगत 15 वर्षों में हम सबका नेतृत्व किया, और आज बड़े भाई के रूप में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, जो चाहते हैं कि बिहार एक जो अभी विकासशील बिहार के रूप में स्टोरी में है, तो एक विकसित बिहार कैसे बने, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से
इस दिशा को हम सबों को सहयोग करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। और एक बात इसी कंटिन्यूटी में हम एक बात करना चाहते हैं और बहुत ही विनम्रता से करना चाहते हैं कि देखिए, हम कटिहार और सीमांचल की धरती के लाल हैं। कोई उप मुख्यमंत्री को एक सेवा का पद है, लेकिन कहीं कहीं एक कसक है कि हम इस क्षेत्र को कैसे बिहार के साथ साथ इस क्षेत्र को उसके बराबरी का दर्जा दें। हम सिर्फ बिहार के अन्य हिस्सों के बराबर लाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत पिछड़ा है। आपने ठीक ही कहा कि पड़ोसी राज्य बंगाल, पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश से घिरा हुआ है, चिकन नेक है। सामरिक दृष्टि से इस क्षेत्र के महत्व को आप समझते हैं। और भी कई ऐसी चीजें हैं जिसकी लड़ाइयां हम इस धरती पर लड़े हैं, उन चीजों से भी किशनगंज और सीमांचल को बचाना है, जिससे कि यहाँ के लोग जो इस भारत की मिट्टी में, सीमांचल की मिट्टी में पैदा किए हैं, तो वो सारे संसाधन उनके विकास में सहायक बन सके। वो दूसरे देश के लोग उन संसाधनों का दोहन नहीं करें। ये भी कई चीजें हैं जिन चीजों मैं दो चीज कनेक्टिविटी के लिहाज से जानना चाहूंगा। एयरपोर्ट है, लेकिन पूरे तौर पर अभी वो इस्तेमाल में नहीं लाया जा पा रहा है। दरभंगा में एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, वहां पर फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड करने लगी है, अस्तित्व में आ गया है। पटना से या बाकी और जगहों से कनेक्टिविटी बने इस क्षेत्र की, न सिर्फ ट्रेन के जरिए, एयरपोर्ट के माध्यम से या और बाकी सुविधाओं के जरिए। कोसी पर जब पुल बना तो रास्ता दूरी कम हुई पटना से यहाँ पर आने की। और दूसरी चीज ये कनेक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूँ, नेपाल का आपने बांग्लादेश का जिक्र किया। नेपाल का के रास्ते बेटी और रोटी का रिश्ता रहा है हाल फिलहाल के दिनों में, जरूर कटुता बढ़ी हो, लेकिन हमें उम्मीद है कि सही हो जाएगा। गलगलिया के पुल पर, जो नदी पर जो पुल है, वो भारत की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से निर्माण किया जाए, वो भी अधूरा है। उस कनेक्टिविटी को लेकर क्योंकि व्यापार की असीम संभावनाएं हमारी नेपाल से रही हैं, और किशनगंज एक द्वार हो सकता है सीधा कनेक्टिविटी के लिए। तो मैं दोनों स्तर पर जानना चाहूंगा, देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी और नेपाल से कनेक्टिविटी को लेकर। देखिए, आज से वर्षों पहले क्या हालात थे संचार के क्षेत्र में, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो चाहे रोड कनेक्टिविटी। लेकिन ये रोड कनेक्टिविटी को हम सबों ने बेहतर ढंग से इंस्टॉल किया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपना को हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक आकार दिया। महासेतु पुल का भी उद्घाटन हुआ और हमारे मुख्यमंत्री जी ने 6 घंटे में बिहार के किसी भी जिला से पटना तक पहुंचने की बात करी थी, उसको अब हम सबों ने 5 घंटे में, बिहार के सभी जिलों से पटना 5 घंटे में पहुंचे। इसको हम सबों ने करने का प्रयास किया है। और आपने ठीक ही कहा कि विकास के जो विभिन्न आयाम हैं, उसमें एयर कनेक्टिविटी का अपना भी महत्व है। और बगल में उसे है एयर एविएशन वहां से होता है, लेकिन पूर्णिया से कैसे हो, इसके लिए हम सबों का प्रयास है। बजट के बाद मैं दिल्ली के दौरे पर रहूंगा, तो ये जो कई संभावनाएं जो भारत सरकार से जुड़े हुए जो विषय हैं, उन विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करके इस क्षेत्र को उन चीजों से लाभान्वित करवाने का प्रयास। आम बजट आ चुका है, वित्त मंत्रालय बिहार सरकार की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है, अपेक्षाएं भी बहुत सारी हैं, विशेषाधिकार आपका है, आप जानते हैं कि खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन एक ब्रॉड पिक्चर, एक मोटी तस्वीर किस पर केंद्रित आगामी बिहार बजट रहने वाला है? देखिए, स्वाभाविक है कि कोविड-19 के कारण जो परिस्थितियां बदली, जो आर्थिक मंदी आई, उसके कारण व्यापार उद्योग में एक कहीं न कहीं जो लक्ष्य था हम नहीं पहुंच पाए। लेकिन बिहार के लोगों ने फिर जीना सीखी, जिस भय के दौर से गुजर रहे थे उससे हम उबरने का प्रयास करें। और इस बार का जो बिहार का बजट है उसे हमें ही पेश करना है। और उस बजट में हम सबों ने प्रयास किया है कि विशेष रूप से स्वरोजगार का अवसर हम कैसे पैदा करें और हमारे नौजवान कैसे स्किल्ड होकर
स्वरोजगार कर सकें, उद्योग के माध्यम से हम कैसे अधिक से अधिक रोजगार मुहैया कर सकें और मल्टी डायमेंशन में हम सब इस बार बजट को आकार देंगे और जान लीजिए कि आने वाले दिन में बजट बिहार के विकास को एक नई ऊंचाई पर सीमांचल को कुछ बड़ा मिलने वाला है, मैं मानूं क्या? और निश्चित रूप से इस बात के का जो बजट होगा तो स्वाभाविक है वो पूरे बिहार के लिए है, लेकिन सीमांचल बहुत बेहतर ढंग से। तो जोरदार तालियां देखिए, बिल्कुल बेहतर बात यहाँ पे बजट कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री तारिणी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।